हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, जो कि लास्ट पार्ट है एक्चुअली इस चैप्टर का। बट फिर भी ये चैप्टर मैं आपके जो टेस्ट सीरीज़ होने वाले उसमें नहीं ऐड कर रही हूँ, बिकॉज हमने अभी तक इसका डिस्कशन एंड डाउट क्लास नहीं लिया हुआ है। सो जो हमारा कल का क्लास रहेगा फ्राइडे का, तो उसमें हम लोग डाउट लेंगे जूम पे। तो आप लोग सब लोग अवेलेबल रहना उस टाइम में, जब भी हमारा क्लास का टाइमिंग रहेगा मैं लिंक शेयर कर दूँगी और फिर हम इसके ऊपर एक डिस्कशन ले लेंगे। ओके। और मैं ये पीडीएफ जो है अपना रेजॉक्सी शीट्स का वो मैं शेयर कर रही हूँ आज ग्रुप पे। सो यू कैन टेक योर टाइम, आप आराम से इसको रीड करो। इसमें से कोई पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है देन यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके। सो फॉर टुडे यू हैव टू रीड दिस एंटायर शीट, और उसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा देन यू कैन मार्क इट अप और यू कैन राइट इट डाउन इनटू योर नोटबुक। और फिर जो हमारा क्लास रहेगा फ्राइडे को, उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके। सो फाइनल पार्ट जो है इस चैप्टर का उसको स्टार्ट कर देते हैं, और फिर जाके हम इसके ऊपर बाद में जाके और डिस्कशन करेंगे अबाउट रिगार्डिंग if anything is required for the test also. Okay, so let us start with this लास्ट पार्ट, दैट इज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन इंडिया। यानी कि हमने इंडिया में ऐसे कौन से एरियाज़ को स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट हमने कंजर्व करके रखा है। यानी कि नेशनल पार्क हो गया, या फिर जाके सेंचुरीज़ हो गए, या फिर बायो रिजर्व्स हो गए, हमने ये कौन से कहाँ डेवलप किए उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। जनरली आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रहती है उसमें इसके ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, या फिर जाके कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अपने पास, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है जनरली। ओके। तो इस चैप्टर में मेजरली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल्सो लिस्ट ऑफ एनिमल्स विच आर एंडेंजर्ड और आर अंडर वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और फिर जाके जो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये सारे नाम आपको इसमें से याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली बात आप इसमें याद रखो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस chapter now, that is protected areas in India. So to protect and conserve the wildlife in India, the government has passed Wildlife Protection Act in year 1972। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन से ईयर में वो पास किया था एक्ट, वो आपको याद रखना है। देन उसके उस एक्ट के अंडर हमने जो सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजर्वेशन पार्क्स जो किए हुए, उसमें से सबसे पहला आता है नेशनल पार्क। सो नेशनल पार्क इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय an area reserved for betterment of wildlife where foresting, grassing और cultivation is prohibited। ठीक है, और जाके it protects the flora and fauna, यानी कि both plants and animals of the reserved area. Private ownership is not allowed at all इन अ नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, यानी कि नेशनल पार्क क्या होता है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो नेशनल पार्क क्या है, एक ऐसा एरिया है जिसको हमने कंजर्व किया, रिजर्व किया, वहाँ पे हमें जाना अलाउड है, बट वहाँ से हमें कुछ भी लेके आना अलाउड नहीं है। यानी कि फॉरेस्टिंग यानी फॉरेस्ट में से प्रोडक्ट निकालना, या फिर ग्रासिंग या फिर कल्टिवेशन यानी फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस। तो फ्लोरा फाउना जो वहाँ का है उसको जैसा है वैसा रखना है, उसमें हमें कुछ भी एडिशन नहीं करना है, डिलीशन नहीं करना है। और फिर जाके वहाँ पे जाके प्राइवेट ओनरशिप कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि वी कैन नॉट गो देयर एंड बिल्ड रिसोर्ट्स एंड हाउसेस इनसाइड द नेशनल पार्क। ओके, सो इट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड इनटू ए नेशनल पार्क। So area reserved for the wildlife can freely use the habitat and natural resources। यानी ये एरिया सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए है। ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट ऑल। ठीक है, सो अपने पास कितने नेशनल पार्क्स है, देर आर 97 टोटल नेशनल पार्क्स विच आर सीन इन इंडिया। ठीक है, सो 97 नेशनल पार्क्स अपने यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे बताए गए हैं, तो वो देख लेते हैं। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क वॉज येलोस्टोन नेशनल पार्क विच इज़ इन इंग्लैंड। ठीक है, दूसरा वाला जो है इम्पॉर्टेंट इंडिया का जो सारे नेशनल पार्क्स है उसमें से सबसे फर्स्ट वाला है जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज़ इन उत्तरांचल। फिर जाके नेक्स्ट वन इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज़ वेरी फेमस फॉर असम का, इट इज़ वेरी मच फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसॉरस। ओके, तो इसके लिए जो इंडिया में स्पेसिफिकली मिलता है तो उसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है। फिर जाके नेक्स्ट है जो है वो है कान्हा नेशनल पार्क विच इज़ इन एमपी, इट इज़ अ टाइगर रिजर्व।
ऑल्सो गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, जहाँ पे एशियाटिक लायंस जो है वो इंडिया का वन ऑफ दी ओनली रिजर्व्स वेयर लायंस आर सीन, और चितल सांबार्स ये सारे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। देन अदर आर इन लाइक इन गैंगटॉक वी हैव Khangchid Zonga नेशनल पार्क, एंड दिस इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स। स्नो लेपर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है, ठीक है। एंड देन सेकेंड वन इज सेंचुरीज। सो अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? सो अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is aimed to at protecting the wildlife. In wildlife sanctuary, cutting of the trees and timber and other forest products is permitted to private operators with specific instructions to ensure that well-being of the wildlife does not suffer. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये ऐसे एरियाज़ है जो भी प्रोटेक्टेड है, बट यहाँ पे कुछ ह्यूमन इंटरवेंशंस अलाउड है। जैसे हम फॉरेस्ट में जाके टिम्बर के लिए लकड़ी तोड़ के ला सकते हैं, फॉरेस्ट में जाके हम लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट ला सकते हैं, बट इनटू वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज़। इसकी वजह से हमारे एनिमल लाइफ को कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए, ये इसका मेन एम है, ठीक है। सो हैंस दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, सो हैंस दैट इज़ टेकन केयर ऑफ इनटू सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अपने यहाँ पे इंडिया में ऑलमोस्ट देर आर 508 wildlife sanctuaries which are being seen or protected areas are kept. Then these या फिर इसका दूसरा definition क्या बताया गया है? These are the areas protected these areas where animals are protected from any disturbances to them एंड देयर हैबिटेट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम जा सकते हैं, बट वहाँ पे हम कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। सो यहाँ पे कुछ उसके भी एग्जांपल देके है, जैसे कोलादेव घाना बर्ड सेंचुरी जो है वो भरतपुर का है, या फिर शिकारी देवी सेंचुरी जो मंडी का है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो आता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे फेमस माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, या फिर स्नो लेपर्ड्स या फिर फ्लाइंग फॉक्सेस, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। देन दिचिंगम सेंचुरी जो है वो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे कश्मीरी स्टैग्स दिखाई देती है, ठीक है। और फिर अनामलाई सेंचुरी हो गया, या फिर डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। तो ये सारे जो है, ये सारे जो सेंचुरीज है, दीज आर वेरी वेल कंजर्व्ड एंड रिजर्व्ड फॉर से वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, बट वहाँ पे कुछ हम ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं देख सकते, या फिर वहाँ पे ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज, दीज आर केप्ट स्पेसिफिकली डिज़ाइंड एंड प्रोटेक्टेड टू give animals their habitat, and limited amount of human can get benefit from it, okay। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? सो इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड protection to the wild flora and fauna, the domesticated animals and plants, as well as traditional lifestyle of the tribals into that area। यानी कि हमने यहाँ पे किसको किसको प्रोटेक्शन दिया है? आदिवासी जो वहाँ पे रहते हैं उनको सबको प्रोटेक्ट किया गया है, उनका जो सारा डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एनिमल्स है उनको सबको प्रोटेक्ट किया हुआ है, एज वेल एज वी हैव प्रोटेक्टेड द वाइल्ड लाइफ ऑफ दैट एरिया, दैट इज़ ऑल ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना विच इज़ फाउंड इन टू दैट एरिया। सो लार्ज एरियाज आर प्रोटेक्टेड लैंड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स विच आर लिविंग इन टू दोज एरियाज, ठीक है। सो अपने यहाँ पे करंटली देर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स विच आर functional. So the concept which was launched was under Man and Biosphere program in 1971, इसको launch किया गया था, ठीक है। And a biosphere reserve, it is much larger than a national park or a sanctuary, ठीक है। तो sanctuary और national park shrink होते गए, तो इसीलिए उनमें strict zone कर दिए गए। अभी जो biosphere reserves है वो काफ़ी दिनों से वैसे ही है, और उनमें कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा हुआ नहीं है, इसीलिए इनका एरिया काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें हमें 3 जोन्स दिखाई देती है। अभी हमें पता है कि वी हैव ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, राइट। तो ये भी एक काइंड ऑफ बायो रिजर्व है। तो उसमें भी आपने बहुत सारे बार सुना होगा, कोर जोन होता है, एक बफर जोन होता है, और एक मैनिपुलेटिंग जोन होता है, और ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। तो जनरली आपने विजिट भी किया होगा ताड़ोबा को, तो उसमें भी आपने देखा होगा एक कोर रीजन होता है जहाँ से सिर्फ कुछ ही जिप्सीज को अंदर छोड़ा जाता है, और वहाँ से कुछ ही लोग अंदर जा सकते हैं। उसके बाहर में एक बफर एरिया होता है, और उसके बाहर में और अगर हम देखेंगे तो
सारा एरिया जहाँ पे ट्रांजिशन एरिया है, यानी कि जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, जहाँ से लोग आ जा रहे हैं, ओके, तो ऐसा एरिया जो है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ओके। सो इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर जो है इंडिया के, उसमें से आता है नीलगिरी बायोस्फीयर, फिर नंदा देवी बायोस्फीयर, उत्तराखंड बायोस्फीयर, नाकरोक बायोस्फीयर, एंड देन देर इज़ सुंदरबंस बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये सारी एरियाज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वाली है। Then we have zoological parks. Zoological parks are the places where the animals and birds are protected by keeping them in special cages which are being enclosures for public exhibition, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एनिमल को हम प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग देम केजेस, बट देन दे आर नॉट इनटू देयर नेचुरल हैबिटेट, हमने उनको बंदी करके रखा हुआ है। तो जनरली ये जो जोलॉजिकल पार्क वाला कंसेप्ट है उसमें अभी काफ़ी मॉडिफिकेशंस आ गए। हम उसको एनिमल को केज में नहीं रखते, रादर वी प्रोवाइड देम अ एरिया विच इज़ हैविंग देयर हैबिटेट लाइक एनवायरमेंटल कंडीशन, और फिर उनको जनरली दूर किया जाता है थोड़ा सा ह्यूमन कॉन्टैक्ट से, और फिर उनको वहाँ पे रखा जाता है। पहले के ज़माने में देयर वर जूज़ और जोलॉजिकल पार्क में थोड़ा डिफरेंस है। जूज़ में क्या हुआ करता था, एनिमल को डायरेक्टली केज में बंद करके सिर्फ रखा जाता था, बट नाउ वी प्रोवाइड देम क्वाइट अ लॉट ऑफ एरिया जितना उनको घूमने फिरने के लिए चाहिए, और उनका जो भी सारा डाइट है उसको सबको फॉलो करने के लिए जो चीज़ें उनको इसेंशियल है उसके लिए जितना एरिया चाहिए उतना प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिफिशियली उनका हैबिटेट बनवाया जाता है और वहाँ पे उनको रखा जाता है। सो दीज आर जूलॉजिकल पार्क, दीज आर फॉर एनिमल्स ओनली। एंड देन कम्स द बॉटेनिकल गार्डन विच इज़ से जूलॉजिकल पार्क ऑफ प्लांट्स, ओके। तो प्लांट्स को जहाँ रखा जाता है, जिनको एस्टैब्लिश किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, ऐसी एरियाज़ को हम बोलते हैं बॉटेनिकल गार्डन्स, ओके। सो दीज आर द एरियाज प्रोटेक्टेड फॉर प्लांट कंजर्वेशन ओनली। देन अभी कंजर्वेशन अगर हमें करना है वाइल्ड लाइफ का, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे एक्सटिंक्शन को आने पर ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया तो वो ख़त्म हो सकता है, राइट। तो उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो देर आर टू टेक्निक्स विच वी कैन एम्प्लॉय। वन इज़ कॉल्ड एज द ex-situ टेक्निक, ओके, एंड वन इज़ कॉल्ड एज द इन सिटू टेक्निक, ठीक है। तो ये दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंजर्व द एनिमल लाइफ इनटू दैट एरिया, ठीक है। तो एक्स सिटू टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग, तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन अदर देन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि हमने क्या किया, उसका हैबिटेट छोड़ के, जो नेचुरल हैबिटेट है उसको छोड़ के वी हैव क्रिएटेड एन से नेचुरल हैबिटेट इनटू से लेबोरेटरी लाइक एरिया और से कंजर्व्ड एरिया, जहाँ पे हम लोग जूलॉजिकल पार्क और बॉटेनिकल गार्डन बनाते हैं, है ना। तो इन टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड द एनिमल एंड प्लांट दैट स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन बट नॉट इनटू देयर ओन हैबिटेट वेयर दे वर लिविंग फर्स्ट, पर उनको हमने क्या किया, डिस्प्लेस करके सेफ जोन में लाके उनको रखा हुआ है, ओके। सो हेंस दैट इज कॉल्ड एज ex-situ कंजर्वेशन। तो ex-situ कंजर्वेशन में एग्जाम्पल आता है जीन बैंक या फिर जर्म प्लाज्म बैंक या फिर सीड बैंक। तो हम क्या करते हैं, जनरली प्लांट्स के सीड्स कलेक्ट करके रखते हैं उनको, ताकि जब भी वो उनका नंबर कम हो जाए तो हम उनको प्लांट करके नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। जर्म प्लाज्म बैंक में हम लोग जनरली पोलन ग्रेन्स, ओव्यूल्स, ओवा, स्पर्म्स इनको स्टोर करके रखते हैं, और फिर जाके जीन बैंक जिनमें हम जीन्स को भी कंजर्व करके रख सकते हैं, दैट इज़ डीएनए का कंजर्वेशन हम करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बाद में भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड अदर दैन जस्ट कंजर्विंग द प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। देन कम्स द इन सिटू टेक्निक, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड स्पीसीज, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ इन दर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। पहले वाले टेक्निक में हमने क्या किया था, वी हैड कंजर्व्ड इट बट इनटू से आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, हमने एक आर्टिफिशियल हैबिटेट उनके लिए बिल्ड किया था अदर देन देयर नेचुरल हैबिटेट, एंड देन वी हैड कंजर्व देम। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उनको रख के वहीं पे हम लोग उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। सो इसमें एग्जाम्पल आता है नेशनल पार्क का, इसमें एग्जाम्पल आता है जूज एंड बॉटेनिकल गार्डन का, ठीक है। तो इस तरह से हम उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। सो वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व्ड बाय, फर्स्ट इज प्रिवेंटिंग इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स। तो इसीलिए आप बहुत सारे बार देख सकते हो कि
पोचिंग के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देती है. देर आर नाउ स्ट्रिक्ट रूल्स कि आप कोई भी एनिमल को हर्ट नहीं कर सकते हो. और फिर जाके आपने ये भी सुना होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ताड़ोबा जब जाते हो तो आपको गाइड इंस्ट्रक्शन देता है कि आप कुछ भी करके गाड़ी से उतर नहीं सकते हो. अगर एनिमल आप पे अटैक करता है तो आप उसको रिटर्न में अटैक भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज दे आर कंजर्व्ड एनिमल्स एंड वी आर नॉट. ओके, तो इसीलिए वी कैन नॉट लाइक डू illegal killing of any animal. Okay, then sale and export of animal products and hunting of rare and endangered animals should be prevented. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी वजह से मेन, ठीक है, कि सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, तो जनरली हाइड ऑफ द एनिमल, फर ऑफ द एनिमल, टाइगर का फर हो गया जो स्पेसिफिकली उस ट्राइब्स में प्रेजेंट होता है, या फिर जाके जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके हाइड हो गई, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही मेजरली हम इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग करते हैं. तो इसीलिए इसको अवॉइड करना ज़रूरी है, इसको स्टॉप करना ज़रूरी है. Then setting up of wildlife sanctuaries and national parks into all of the areas which are having different kinds of varieties of animals, उसकी वजह से हमें फिर से कंजर्वेशन में हेल्प हो जाएगी. एंड रिफॉरेस्टेशन, ये तो बहुत सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो हमने नेचर को इतना हार्म किया है उसको रिवर्स कर लो और जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व कर लो, तब जाके सब चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है. सो दैट इज़ हाउ वी कैन डू इज कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ. Now we come to the last point of the chapter, that is migration. So what is migration? So now movement of animals or say birds, okay, into large numbers from one place to another and back to their original home. ठीक है, यानी कि क्या किया उन्होंने, they have traveled from one place, they go to some another place, ठीक है, and then they stay at that another place for say some period of time, and then after some period of time they will go back again to their own home. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन. ठीक है, सो एनिमल्स जनरली दे माइग्रेट ड्यूरिंग विंटर एंड ब्रीडिंग सीजन्स. तो हमने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया में फ्लेमिंगोज आते हैं, पिंक फ्लेमिंगोज, या फिर जाके बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स भी माइग्रेशन करते हैं. ठीक है, सो बर्ड्स आर वेरी वेल नोन फॉर लॉन्ग माइग्रेटरी फ्लाइट्स. तो आर्टिक टर्न जो है वो सबसे लंबा वाला जो है वो ट्रैवल करता है. सो सी बर्ड्स जनरली दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. तो इमेजिन करो ये पूरा अर्थ को गोल घूम के जा रहा है. ओके, एंड देन साइबेरियन क्रेन्स जो है वो लार्ज डिस्टेंसेस करता है ट्रैवल, और वो इंडिया को आता है ड्यूरिंग विंटर सीजन्स, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक जो एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड होती है. ठीक है, तो फॉर ग्रोथ and reproduction they migrate. So migration often provides the migratory species with more favorable conditions of temperature, food and water which is not currently available into their habitat. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनके हैबिटेट में स्नोफॉल हो गया तो ऑब्वियसली उनको उनका जो अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर चाहिए, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी. सो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इनटू दैट प्लेस फॉर एवर एंड डाइंग, they will travel into areas where they will find such say specific food and habitat which is required for them. तो इसीलिए वो लोग ट्रैवल करके दूसरी जगहों पे जाते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस bats of cold and temperate regions are known to migrate to warmer areas during winters. Okay, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. सो उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स को भी उनका पैटर्न हम स्टडी कर सकते हैं. उनके लिए जो एरियाज़ चाहिए जो उनके ग्रोथ एंड ब्रीडिंग के लिए इसेंशियल है, उनको भी हम डेवलप कर सकते हैं, उनको भी हम ह्यूमन इंटरवेंशन से दूर रख सकते हैं ताकि वो लोग भी वहाँ पे ग्रो हो सके. अदरवाइज बिकॉज इफ़ वी डिस्ट्रॉय दोज हैबिटेट्स विच आर इसेंशियल फॉर दोज माइग्रेटरी बर्ड्स, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो एरिया है जहाँ पे ये लोग ग्रो और फ्लरिश हो रहे थे वो एरिया ही ख़त्म हो जाएगा, और फिर जाके ऑब्वियस सा एक चीज़ हो जाएगी कि इनका एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो जाएगा. सो हैंस माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स आर नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ. ओके, जितना हम वाइल्ड लाइफ और उनका एक ही हैबिटेट और उनको उन्हीं एरियाज़ में प्रोटेक्ट करो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ हमें इस बात के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है. कुछ लोग एक जगह पे ही नहीं स्टिकअप होकर रह जाते, उनको दूसरी जगहों पे भी जाना पड़ता है. ठीक है, तो वो सारे एरियाज़ हमें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है.
तो रिफॉरेस्टेशन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की थी. तो रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड एज रिफॉरेस्टेशन. द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वेर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट. क्योंकि अगर हम नया वहाँ पे फ्लोरा डालने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ का हैबिटेट चेंज हो जाएगा. तो प्रीवियसली जैसा उसका नेचर था फॉरेस्ट का उसी तरह से उसको कंजर्व करना ज़रूरी है. नहीं तो हाँ ठीक है, वहाँ पे पेड़ थे कोई और, हमने लगा दिए रोज़ के प्लांट सारे, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस हैबिटेट को मैच नहीं करेगा. देन वी शुड सेव रीयूज़ द यूज्ड पेपर. तो रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच विल रिड्यूस द डिफॉरेस्टेशन एट अ वेरी लार्ज अमाउंट. तो इसीलिए आपने बहुत सारे बार नवनीत का बुक वगैरह अगर देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ होता है यू हैव सेव्ड वन ट्री. ओके, तो रिसाइकल पेपर का ये चीज़ होती है. सो यूजिंग रिसाइकलिंग इज़ one of the best things that we can do to save our nature. Okay, so tons of papers can be saved. Instead of just throwing them away, we can reuse them, recycle them. We can do many different techniques, and by it we cannot save trees but also save energy, we save water, we save a lot of things. Okay, or indirectly or directly we are saving the wildlife and wild animal flora and fauna. तो हमें क्या करना पड़ेगा? We will have to take care of paper recycling. Okay, so if you want I can teach paper recycling in detail, but it is not necessary for your class से जो एग्ज़ाम्स है उस पैटर्न के लिए. अगर आपको चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी into our Zoom class. So you can just text me if you want it, so I'll incorporate that part into your Zoom class discussion. Okay, so this is it for today. जो एक्स्ट्रा वाला इन्फॉर्मेशन है ऑफ कॉम्पिटिटिव विंडो ये आप लोग रीड कर लेना. अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है देन यू कैन टेक्स्ट मी, मैं उसको भी आपको इंक्लूड कर दूँगी फॉर डिस्कशन. एंड जो एक्सरसाइज है उसको तो बाद में सॉल्व करना, जब टेस्ट ख़त्म हो जाएगा मैं आपको टाइम दूंगी उसमें आप सॉल्व कर लेना. फ़िलहाल के लिए आप लोग इसके रिव्यू क्वेश्चंस जो है उसको भी रीड कर लेना और उसको वहीं के वहीं सॉल्व करने की कोशिश करो. तो अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगी आपको तभी की तभी. ठीक है, सो दीज आर योर रेजॉक्सी शीट्स. ये मैं शेयर कर दूँगी आपको. जैसे ही प्रिंटिंग हो जाएगा आपको मैसेज आ जाएगा, देन यू कैन गो एंड कलेक्ट इट. Okay, so that's it for today. We've covered the entire chapter and the theory part is over. So if you have any doubts you can just call or message. Okay, so I'll see you tomorrow on Zoom class. Till then, bye, take care.